तनाव में था, लेकिन वह ठंडेपन के कारण नहीं, बल्कि नए जीवन और भविष्य को लेकर स्वाभाविक झिक के कारण था। निकटता के उस पल की झिझक से मेडुसा का चेहरा हल्का लाल हो उठा। युद्ध भूमि में हमेशा दृढ़ और निडर रहने वाली रेगिस्तान की यह रानी इस समय एक संकोची युवती जैसी लग रही थी। आप उसे धीरे से लाल सजावट से सजे शयन कक्ष में ले गए और सावधानी से बड़े पलंग पर बैठा दिया। जैसे ही उसकी पीठ बिस्तर से लगी, उसका शरीर हल्का सा सिमट गया। उसके मन में चिंता थी कि कहीं आप अपनी अपार शक्ति के भरोसे अपना वचन न बदल दें। यद्यपि वह अभी पूरी तरह मानव रूप में परिवर्तित नहीं हुई थी, फिर भी इस समय वैवाहिक संबंध स्थापित करना उसके रक्त वंश के लिए अत्यंत हानिकारक हो सकता था और उसकी भविष्य की उन्नति की संभावना समाप्त हो सकती थी। लेकिन आपने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। आपने अपना बाहरी वस्त्र उतारकर उसके पास बैठते हुए एक हाथ से ठुड्डी संभाली और शांत भाव से उसकी बैंगनी क्रिस्टल जैसी आंखों को देखने लगे। आपकी सीधी और आत्मविश्वास से भरी निगाहों से मेडुसा का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह एहसास उसके लिए बिल्कुल नया था। कुछ देर बाद वह संकोच से नजरें फेरते हुए धीमे स्वर में बोली, स्वामी, आप क्या देख रहे हैं? आप मुस्कुराए और बोले, अपनी सुंदर और मनमोहक पत्नी को। जब हमने तय किया है कि अभी जल्दबाजी नहीं करेंगे, तो कम से कम तुम्हें निहार तो सकता हूं। क्या मेरी पत्नी मुझे इतना भी अधिकार नहीं देगी? यह सुनकर मेडुसा की नजरें झुक गईं। उसके गाल और भी लाल हो गए। उसने हल्के स्वर में कहा, यदि स्वामी सचमुच किसी की सेवा चाहते हैं तो हुआ शेयर और यूएमई पर ऐसी कोई रक्तवंशीय बाधा नहीं है। वे दोनों भी अत्यंत सुंदर हैं और आपकी सेवा कर सकती हैं। इतना सुनते ही आपने हल्के से उसकी पेशानी पर उंगली से ठोका दिया। मेडुसा ने आश्चर्य से अपना माथा पकड़ लिया। इतने वर्षों में पहली बार किसी ने उसके साथ इतनी सहजता से ऐसा व्यवहार किया था। आपने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और उसकी पेशानी पर स्नेह से एक हल्का चुंबन रखा। फिर उसकी आंखों में देखते हुए शांत स्वर में कहा, मुझे कोई जल्दी नहीं है। आखिरकार भविष्य में हम दोनों साथ ही रहने वाले हैं। ये सरल लेकिन सच्चे शब्द सुनकर मेडुसा का मन गहराई तक प्रभावित हो गया। मेडुसा का मन पूरी तरह उलझ गया। वह कुछ कह ही नहीं पाई और जल्दी से बात बदलते हुए बोली, स्वामी, आपने पहले कहा था कि आपके पास एक दिव्य अग्नि है। क्या मैं उसे देख सकती हूं? आप मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल। आपने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा, उसे धीरे से उठाया और उसकी पतली कमर पर हाथ रखते हुए खिड़की के पास बिछी सफेद दुर्लभ पशु चर्म वाली आराम कुर्सी तक ले गए। आपने उसे आराम से वहां बैठाया और सहारा दिया। फिर आपने धीरे धीरे अपना दाहिना हाथ उठाया। अगले ही क्षण आपकी उंगलियों के सिरे पर सुनहरे रंग की एक दिव्य अग्नि प्रकट हुई। वह किसी जीवित प्राणी की तरह लहराती और बहती हुई प्रतीत हो रही थी। जहां जहां वह अग्नि गुजरती, वहां वहां आसपास का आकाश मानो उसकी अपार गर्मी से जलकर मुड़ने और विकृत होने लगता था। उसकी भयावह शक्ति देखकर ऐसा लगता था मानो वह स्वयं अंतरिक्ष को भी जला देने में सक्षम हो। उस सुनहरी अग्नि के चारों ओर काले रंग की महीन दरारें उभर आईं, मानो स्वयं अंतरिक्ष ही जलकर फट रहा हो। यह दृश्य देखते ही मेडुसा का पूरा शरीर तनाव से भर गया। उसकी सर पूंछ भी घबराहट में सिकुड़ गई। यह अग्नि अंतरिक्ष को भी जला सकती है। वह सहज रूप से पीछे हटना चाहती थी, लेकिन आपने उसका बायां हाथ थाम लिया और धीरे धीरे उसे उस सुनहरी लौ के पास ले गए। न नहीं। मेडुसा की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वह हाथ छुड़ाने ही वाली थी कि आपके शांत स्वर ने उसे रोक दिया। डरो मत, कुछ नहीं होगा। आपकी आवाज सुनकर उसने अनजाने में खुद को शांत कर लिया। आपने उसका हाथ धीरे से उस सुनहरी लौ के पास पहुंचा दिया, लेकिन जिस जलन की उसे उम्मीद थी वह बिल्कुल नहीं हुई। उसकी उंगलियों पर केवल गर्म झरने जैसी सुखद ऊष्मा महसूस हुई। न केवल उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि उसके शरीर की डाउची भी पहले से अधिक सक्रिय होने लगी। मेडुसा ने अविश्वास से अपने हाथ को देखा। यह कैसे संभव है? आप मुस्कुराकर बोले, यह वह दिव्य अग्नि है जिसे मैं पूरी तरह नियंत्रित कर चुका हूं। अगर मैं यह भी तय न कर पाऊं कि इसे किसे जलाना है और किसे नहीं, तो मेरी साधना का क्या अर्थ? मेडुसा ने गहरी सांस ली और विस्मय से उस अग्नि को निहारती रही। यह कौन सी दिव्य अग्नि के है? आपने उत्तर दिया, यह दिव्य अग्नियों की सूची में चौथे स्थान पर आने वाली गोल्डन एम्परर बर्निंग हेवन फ्लेम है। हालांकि मेरे हाथ में जो है वह अभी केवल उसकी एक सब फ्लेम है। फिर आपने समझाया, अपने विशेष रक्त वंश की क्षमता के कारण मैं इसके मूल स्रोत का एक हिस्सा अपने भीतर समाहित कर पाया। अब यह उपज्वाला मेरी जीवन शक्ति से एक हो चुकी है। जैसे जैसे इसकी ऊर्जा बढ़ेगी, यह भविष्य में पूर्ण गोल्डन एम्परर बर्निंग हेवन फ्लेम का रूप ले लेगी। मेडुसा पूरी तरह स्तब्ध रह गई। उसके सामने वही पौराणिक दिव्य अग्नि थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वह दाउची तक को भस्म कर सकती है। आपने अग्नि को वापस समेट लिया और गंभीर स्वर में कहा, लेकिन यह अग्नि अत्यधिक उग्र और विनाशकारी है। चाहे मैं इसे कितना भी नियंत्रित कर लूं, इसकी शक्ति तुम्हारे शरीर के लिए बहुत खतरनाक होगी। तुम्हारे रक्तवंश के सुरक्षित विकास के लिए सबसे उपयुक्त दिव्य अग्नि यिन यांग ट्विन फ्लेम है, जो दिव्य अग्नियों की सूची में 21वें स्थान पर है। उसकी संतुलित प्रकृति तुम्हारे लिए सबसे सुरक्षित रहेगी। फिलहाल मुझे उसका स्थान नहीं पता। यदि वह नहीं मिली तो दूसरा विकल्प 5वें स्थान वाली लिविंग स्पिरिट फ्लेम हो सकती है, लेकिन उसका स्वामी एक रहस्यमयी 9 स्तरीय महान रसायनविद है जिसकी शक्ति अत्यंत प्रबल है। वह व्यक्ति अत्यंत शक्तिशाली है। यदि मैं उससे दिव्य अग्नि मांगने जाऊं तो यह भी निश्चित नहीं कि वह मेरी बात मान ले। सबसे सुरक्षित और सबसे आसानी से प्राप्त होने वाली दिव्य बोन चिलिंग फ्लेम है, जो दिव्य अग्नियों की सूची में 11वें स्थान पर है। आपने मेडुसा की ओर देखते हुए कहा, तुम सर्प जाति से हो और तुम्हारा शरीर स्वभाव से शीतल है। गुलिंग लेंग हुओ में अत्यधिक ठंड और अत्यधिक गर्मी दोनों का संतुलन है, इसलिए यह तुम्हें सबसे कम नुकसान पहुंचाएगी और तुम्हारे प्राचीन रक्तवंश की शक्ति को भी अधिकतम रूप से जागृत करेगी।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे उसका सटीक स्थान पता है, इसलिए उसे लाना भी अपेक्षाकृत आसान होगा। थोड़ी देर रुककर आपने उसकी ओर देखा और कहा, लेकिन अंतिम निर्णय तुम्हारा होगा। यदि तुम्हें गुलिंग लेंगहुओ का जोखिम अधिक लगे, तो मैं अपने कुल के बुजुर्गों से सहायता मांग सकता हूं। वे तुम्हें झोंकझों ले जाकर शेनोंग वृद्ध से दिव्य अग्नि उद्धार लेने की कोशिश करेंगे। मुझे विश्वास है कि वे उनका सम्मान करेंगे और मेरी बात भी सुनेंगे। मेडुसा आपके गर्मजोशी भरे आलिंगन में टिककर आपके गंभीर चेहरे को निहारती रही। आपने मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ? मेडुसा ने धीमे स्वर में कहा, आप मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हैं? आप एक पल के लिए चुप रहे, फिर हल्के से मुस्कुराए। कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारा पति हूं और तुम मेरी पत्नी। तुम्हारी परवाह करना तो मेरा स्वाभाविक कर्तव्य है। मेडुसा ने संकोच से कहा, लेकिन हमारी मुलाकात को अभी 3 दिन भी नहीं हुए हैं। आपने सहज भाव से उत्तर दिया, मुझे मुझे पता है और यह भी जानता हूं कि तुमने मुझसे विवाह करने का निर्णय पूरी तरह अपनी इच्छा से नहीं लिया। मेरी शक्ति से भय और अपनी सर्प जाति की रक्षा के लिए तुमने यह फैसला किया। लेकिन मेरे लिए यह बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। मुझे विश्वास है कि समय के साथ तुम मुझे सच में समझोगी और एक दिन अपने मन से मुझ पर भरोसा करोगी। आपकी आत्मविश्वास भरी बात सुनकर मेडुसा मुस्कुरा उठी। उसके चेहरे की झिझक कुछ कम हो गई और उसकी मुस्कान पहले से अधिक उजली लग रही थी। वह हल्के से बोली, सच? आपने मुस्कुराकर उत्तर दिया, बिल्कुल। देखो, अभी भी तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आ गई है। अपनी भावनाएं समझ लिए जाने पर मेडुसा झेंप गई और जल्दी से नजरें दूसरी ओर फेर ली। ऐसी कोई बात नहीं है। आपने उसकी झिझक पर कुछ नहीं कहा, बस स्नेह से उसके माथे पर एक हल्का सा चुंबन दिया। आपने उसके माथे पर एक हल्का सा चुंबन दिया और फिर मुस्कुराते हुए बोले, अब काम की बात करते हैं। इन 3 दिव्य अग्नियों में से तुम किसे चुनना चाहोगी? मेडुसा ने आश्चर्य से आपकी ओर देखा। क्या आप सचमुच बोन चिल्लिंग फ्लेम ला सकते हैं? आपने पूरे आत्मविश्वास से उत्तर दिया, बिल्कुल। वह जिया मां एम्पायर की सीमा के भीतर ही है। कल मैं तुम्हें अपने साथ लेकर उसे प्राप्त करने चलूंगा। कुछ देर सोचने के बाद मेडुसा ने गंभीर स्वर में कहा, यदि ऐसा है तो मेरे लिए गुलिंग लेंगहो ही सबसे अच्छा विकल्प होगा। मुझे जोखिम से डर नहीं लगता। यदि मैं सफल होकर अपने रक्तवंश का विकास कर सकूं और अपनी सर्प जाति को इस रेगिस्तान से बाहर बेहतर भविष्य दे सकूं, तो मैं हर कठिनाई सहने को तैयार हूं। आपने संतोष से सिर हिलाया। ठीक है, तो निर्णय यही रहा। इतना कहकर आपने अपना हाथ घुमाया। अचानक 3 सुंदर जेड के डिब्बे प्रकट हुए। उनमें से प्रत्येक से अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा की तरंगें निकल रही थीं। आपने कहा, चूंकि तुमने यह जोखिम उठाने का निश्चय कर लिया है, इसलिए ये तीनों औषधियां अपने पास रख लो। तुम्हारे एवोल्यूशन के समय ये बहुत काम आएंगी। फिर आपने पहले डिब्बे की ओर इशारा किया। यह है 9 इल्यूजन 7 अपचर पिल। इसे प्राचीन स्वर्गीय सर्प, 7 दुर्लभ औषधियों और वॉइड ब्रेकिंग फ्रूट जैसे अनमोल पदार्थों से बनाया गया है। यह विशेष रूप से सर्प जाति के विकास के दौरान होने वाली शारीरिक क्षति से रक्षा करती है। यदि दुर्भाग्य से विकास असफल भी हो जाए और दिव्य अग्नि शरीर को नष्ट कर दे, तब भी यह तुम्हारी आत्मा को सुरक्षित रखेगी और तुम्हें पुनर्जन्म का अवसर दे सकती है। इसके कारण यह अत्यंत खतरनाक प्रक्रिया लगभग सुरक्षित हो जाती है। साथ ही यह तुम्हारे मस्तिष्क के 7 गुप्त बिंदुओं को जागृत कर आत्मिक संवेदनशीलता और चेतना को भी बहुत बढ़ा देती है। यह सुनकर मेडुसा की सांसें तेज हो गईं। वह अभी पहले अमृत के प्रभाव से उबर भी नहीं पाई थी कि आपने दूसरे डिब्बे की ओर संकेत किया। यह है एम्परर हेवनली पाइथन पिल। इसे स्वर्गीय अजगर की त्यागी हुई केंचुल, सम्राट स्तर की दुर्लभ जड़ी बूटियों और ड्रैगन रक्त सार से तैयार किया गया है। यह तुम्हारे भीतर के सर्प रक्त को और अधिक शक्तिशाली बनाकर उसे उच्च स्तर के ड्रैगन रक्त वंश के और करीब पहुंचा देगा। यद्यपि इससे तुम सीधे ड्रैगन नहीं बनोगी, लेकिन तुम्हारे शरीर की शक्ति और रक्त वंश का दबदबा कई गुना बढ़ जाएगा। भविष्य में यदि तुम्हारा सामना किसी ड्रैगन रक्त वाले शक्तिशाली जादुई प्राणी से हुआ, तो तुम उसके दबाव में आने के बजाय स्वयं उस पर अपना प्रभाव डाल सकोगी। मेडुसा की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। तब आपने तीसरा जेड का डिब्बा खोला और कहा, और यह आखिरी औषधि है, एंसेस्टर सेक्रेड लाइफ पिल। इसका निर्माण बहुत जटिल है, इसलिए उसके बारे में विस्तार से नहीं बताऊंगा। इसे सीधे नहीं खाया जाता। इसे विशेष जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर औषधीय द्रव बनाया जाता है और फिर सर्प जाति के होली पूल में मिलाया जाता है। भविष्य में जो नई पीढ़ी उस सरोवर में स्नान करेगी, उनमें उच्च स्तर के जादुई प्राणियों के रक्तवंश के जागृत होने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। इससे पूरी सर्प जाति की शक्ति में समग्र रूप से वृद्धि होगी। तीनों दुर्लभ और अनमोल औषधियां सामने रखी थीं। मेडुसा पूरी तरह स्तब्ध रह गई। वह सोच भी नहीं सकती थी कि एक शक्तिशाली डॉझुन और महान रसायनविद इतनी सहजता से ऐसे अमूल्य खजाने उसके सामने रख देगा। आप मुस्कुराकर बोले, अगर इससे तुम्हें मेरा आकर्षण महसूस होने लगे, तो मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात होगी। मेडुसा ने अजीब सी मुस्कान के साथ पूछा, तो आपके अनुसार आकर्षण का मतलब किसी को इतने अनमोल खजाने दे देना है? आपने हंसते हुए उसे अपने पास खींच लिया और कहा, और क्या? फिर गंभीर होकर बोले, मेरे लिए असली आकर्षण केवल शब्दों में नहीं, बल्कि किसी के जीवन को बेहतर बनाने की क्षमता में है। ऐसा सामर्थ्य जिससे सामने वाला अपने मन से तुम्हारे साथ रहना चाहे। यदि मैं तुम्हारी मदद ही ना कर सकूं, तुम्हारी रक्षा ना कर सकूं, तुम्हें और तुम्हारी जाति को ऊंचाइयों तक ना पहुंचा सकूं, तो चाहे मैं डॉझुन रहूं या उससे भी बड़ा योद्धा, उसका तुम्हारे लिए क्या महत्व? मेडुसा कुछ क्षणों तक चुप रही। रेगिस्तान की रानी होने के नाते वह हमेशा हर रिश्ते को लाभ और हानि के तराजू पर तौलती आई थी। लेकिन आपने उसके लिए और पूरी सर्प जाति के लिए जो कुछ किया था, उसकी कीमत उस हर चीज से कहीं अधिक थी जो वे बदले में लौटा सकते थे। यदि इसे केवल सौदे की नजर से देखा जाए, तो यह पूरी तरह घाटे का सौदा था। आखिरकार उसने धीरे से पूछा, तो आपका उद्देश्य क्या है? आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आपको इससे क्या मिलेगा? मेडुसा का प्रश्न सुनकर आप एक पल के लिए चुप हो गए। फिर थोड़ी सहलाते हुए मुस्कुराकर बोले, उद्देश्य?
फायदा? ये सवाल सच में आसान नहीं है। अगर कहूं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं तो हमारी मुलाकात को अभी सिर्फ 3 दिन हुए हैं, यह बात हल्की लगेगी। अगर कहूं कि मेरे पास बहुत धन है और मैं अपनी मर्जी से खर्च करता हूं तो मैं किसी बिगड़े हुए अमीर युवक जैसा लगूंगा। और अगर कहूं कि यह सब इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम मुझसे प्रेम करने लगो तो ऐसा लगेगा जैसे मैं भावनाओं का सौदा कर रहा हूं। आपने दोनों हाथ फैलाते हुए हंसकर कहा। इसलिए अपनी रहस्यमयी और प्रभावशाली छवि बनाए रखने के लिए मैंने तय किया है कि इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा। मेडुसा के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। वह बोली, रहस्यमयी छवि? आप तो अपनी उदारता को भी कितनी आसानी से अलग ही अंदाज में पेश कर देते हैं। आपने उसकी आंखों में छिपी मुस्कान पकड़ ली और बनावटी गंभीरता से बोले, क्या बात है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि एक साथ 3 दुर्लभ अमृत निकालना काफी प्रभावशाली था? मेडुसा कुछ पल के लिए चुप रह गई। अंत में उसने मुस्कुराते हुए सिर झुका लिया और बोली, स्वामी की संपत्ति और उदारता सचमुच असाधारण है। आप हंस पड़े। बस यही सुनना चाहता था। इस तरह रात शांति से बीत गई। आप दोनों ने अपना वचन निभाया और पूरी रात केवल एक दूसरे के साथ विश्राम किया। अगली सुबह महल अब भी नए विवाह के उल्लास से भरा हुआ था। नाश्ता करने के बाद आपने चारों वरिष्ठों को मुख्य सभा भवन में बुलाया और बताया कि आप मेडुसा को साथ लेकर एक दिव्य अग्नि की खोज पर जा रहे हैं। आपकी अनुपस्थिति में पूरे सर्प राज्य का प्रबंधन चारों वरिष्ठ मिलकर संभालेंगे। चारों ने तुरंत आदरपूर्वक सहमति जताई और आपके आदेश को स्वीकार कर लिया। कुछ क्षण झिकने के बाद सबसे बड़े वरिष्ठ आगे आए, झुककर प्रणाम किया और विनम्र स्वर में बोले, सम्माननीय महोदय, क्या मैं आपसे और हमारी रानी मेडुसा से एक प्रश्न पूछ सकता हूं? बड़ी वरिष्ठ ने आदरपूर्वक पूछा। सम्माननीय महोदय, इस यात्रा में आपको कितना समय लगेगा? हाल ही में तागोर रेगिस्तान के आसपास की स्थिति कुछ अशांत है। रानी के विवाह का समाचार फैलने के बाद आसपास के कई साम्राज्यों की नजर निश्चित ही हमारी ओर होगी। यदि रानी लंबे समय तक प्रकट नहीं हुई तो कुछ लोग इसका लाभ उठाने की कोशिश कर सकते हैं। आपने कुछ क्षण सोचकर उत्तर दिया, यदि सब कुछ ठीक रहा तो हम 3 से 5 दिनों में लौट आएंगे। रास्ते में यदि कोई देरी भी हुई तो भी 1 महीने से अधिक नहीं लगेगा। ये कहते हुए आपने अपनी कमर से एक चांदी जैसी आभा से चमकता हुआ जेड का ताबीज निकाला और सहजता से बड़ी वरिष्ठ की ओर उछाल दिया। इसके भीतर मेरी रुचि की शक्ति सील की हुई है। यदि कोई ऐसी मुसीबत आए जिसे तुम लोग संभाल ना सको तो इसे तुरंत तोड़ देना। इसके फटते ही इसमें सील की गई मेरी शक्ति बाहर आ जाएगी। साधारण डॉजहुन स्तर के योद्धा भी उसके प्रहार से गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे। उत्तर पश्चिमी महाद्वीप में यह शक्ति किसी भी आकस्मिक संकट से निपटने के लिए पर्याप्त है। बड़ी वरिष्ठ ने दोनों हाथों से उस जेड ताबीज को आदरपूर्वक थाम लिया। उत्साह और कृतज्ञता से उनका शरीर कांप उठा। डॉजहुन की शक्ति से युक्त ऐसा ताबीज सर्प जाति के लिए किसी अमूल्य सुरक्षा कवच से कम नहीं था। अब केवल गामा साम्राज्य ही नहीं बल्कि यदि आसपास के कई राज्य भी एक साथ आक्रमण कर दें तो भी सर्प जाति को अधिक भय नहीं रहेगा। बड़ी वरिष्ठ ने गहराई से झुककर कहा, इस अमूल्य वरदान के लिए आपका हृदय से धन्यवाद सम्माननीय महोदय। हम अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी सर्प जाति और हमारे राज्य की रक्षा करेंगे। उनकी बात समाप्त होते ही आपने मेडुसा का हाथ थामा। अगले ही क्षण दोनों आकाश में उठे और अंतरिक्ष को चीरते हुए दूर क्षितिज की ओर तेजी से प्रस्थान कर गए। उटान सिटी जियामा साम्राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित थी। उसके और टैगोर महान रेगिस्तान के बीच हजारों मील की दूरी थी जो लगभग पूरे साम्राज्य को पार करती थी। एक डू जून के लिए जिसने स्पेस की शक्ति पर पूर्ण अधिकार पा लिया हो, यह दूरी केवल कुछ बार स्पेस शिफ्ट करने से ही तय की जा सकती थी। लेकिन तुम्हें डॉजहुन बने अभी केवल आधा महीना ही हुआ था। इतनी लंबी दूरी तक लगातार स्पेस ट्रैवल करने का अनुभव अभी नहीं था और साथ ही तुम्हें मेडुसा की भी सुरक्षा करनी थी। इसलिए तुम्हारी यात्रा की गति काफी धीमी हो गई। दूसरी ओर पहली बार वॉइड स्पेस के भीतर यात्रा कर रही मेडुसा की हालत अच्छी नहीं थी। चारों ओर मुड़े तुड़े और विकृत होते अंतरिक्ष तथा अजीबोगरीब दृश्य उसके संतुलन और इंद्रियों को पूरी तरह भ्रमित कर रहे थे। कुछ ही देर में उसका पहले से गुलाबी चेहरा पीला पड़ गया और उसके माथे पर पसीने की महीन बूंदें उभर आईं। उसकी तकलीफ देखकर तुम तुरंत रुक गए। अगले ही पल उसे लेकर शून्य से बाहर निकले और वास्तविक दुनिया के ऊंचे बादलों के ऊपर आ गए। फिर तुमने अपने संग्रह से एक चिंगशिन गोली, मन को शांत करने वाली औषधि निकाली और उसे मेडुसा को खिला दी। दवा मुंह में जाते ही तुरंत घुल गई और ठंडी ऊर्जा बनकर सीधे उसके मस्तिष्क में पहुंच गई। अगले ही पल उसके सिर का चक्कर और भ्रम पूरी तरह समाप्त हो गया। शरीर का असहजपन भी धीरे धीरे गायब हो गया, लेकिन उसकी जगह अब शर्म और झिझक ने ले ली। वह जो कभी रेगिस्तान की गौरवशाली रानी और डॉ हुआंग शिखर की शक्तिशाली योद्धा थी, केवल यात्रा के दौरान इतनी असहज हो जाएगी ये उसने कभी नहीं सोचा था। हालांकि उसने पहले ही अंतरिक्ष की शक्ति का थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया था, लेकिन किसी के द्वारा सीधे उग्र शून्य के भीतर खींचकर इतनी लंबी दूरी तक ले जाया जाना उसके शरीर के लिए बिल्कुल नया अनुभव था। इसलिए उसका शरीर स्वाभाविक रूप से चक्कर और असंतुलन महसूस कर रहा था। जब तुमने उसके हल्के लाल पड़े कानों को देखा तो मुस्कुराते हुए बोले, मेरी ही गलती थी। ये तुम्हारी पहली स्पेस ट्रैवल है, इसलिए असहज महसूस होना बिल्कुल स्वाभाविक है। खैर, वे लोग कहीं भागे नहीं जा रहे, हमें भी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। आओ अब आराम से उड़ते हुए चलते हैं। तुमने मेडुसा की कमर को हल्के से थाम रखा था। दोनों आसमान में धीरे धीरे उड़ते हुए नीचे फैली विशाल पर्वत, श्रृंखलाओं, नदियों और मनमोहक प्राकृतिक दृश्यों को निहार रहे थे। तुम मुस्कुराकर बोले, वैसे भी रास्ता यही है तो क्यों ना सफर के साथ साथ नजारों का भी आनंद लिया जाए। सच कहूं तो ये मेरी जिंदगी में पहली बार है जब मैं घर से इतनी दूर निकला हूं। मेडुसा एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। क्या कहा? पहली बार बाहर निकले हो, एक डॉजहुन, और पहली बार यात्रा कर रहा है? तुमने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हाँ, बचपन से लेकर अब तक मेरा लगभग पूरा समय केवल एकांत साधना, क्लोज्ड कल्टीवेशन में ही बीता है। हर दिन और हर रात मैं केवल साधना करता रहा। दुर्लभ औषधियां, उच्च श्रेणी की गोलियां और स्वर्गीय खजाने निगलता रहा।
तुम जानती ही हो कि शक्तिशाली मैजिकल बीस्ट को अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए इंसानों से कहीं अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर मैं इतनी कम उम्र में डॉजहुन बन पाया हूं तो उसका सबसे बड़ा कारण मेरी किस्मत है। जिसने मुझे बचाया उसने बिना किसी कीमत की परवाह किए मेरे ऊपर अनगिनत संसाधन खर्च किए। बचपन से ही मैं सर्वोच्च स्तर की औषधियां और दुर्लभ खजानों को रोजमर्रा के भोजन की तरह खाता आया हूं। अगर उन्होंने मुझ पर इतना निवेश न किया होता और मुझे अपनी ताकत खुद जुटानी पड़ती तो आज मैं अधिक से अधिक डोवांग स्तर तक ही पहुंच पाता। शायद उससे भी नहीं। पर्याप्त ऊर्जा न मिलने पर मेरी जान भी खतरे में पड़ सकती थी। यह सुनकर मेडुसा का चेहरा बदल गया। कुछ देर सोचने के बाद तुमने सच सच कहा। अगर अंडे से बाहर निकलने के समय से गिनूं तो इस साल मेरी उम्र ठीक 20 वर्ष है। 20 साल। मेडुसा ने गहरी सांस ली। इतनी कम उम्र में डॉ झुंड बनना किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन तभी तुम हंस पड़े। हाँ, लेकिन अगर उस समय को भी जोड़ दूं जो मैंने अंडे के अंदर बिताया था तो फिर मेरी असली उम्र का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। शायद हजारों साल या शायद दसियों हजार साल। मेडुसा ने तुम्हें अजीब नजरों से देखा। तो जब तुमने कहा था कि तुम वॉइड डिवोरिंग ड्रैगन हो तब तुम मजाक नहीं कर रहे थे? तुमने गंभीरता से सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं। सच तो यह है कि मुझे भी इस बारे में कुछ समय पहले ही पता चला है। अभी कुछ समय पहले। मेडुसा के होंठ हल्के से फड़क उठे। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार जिन जादुई जीवों में प्राचीन रक्तवंश होता है उन्हें जन्म लेते ही अपने रक्तवंश की स्मृतियां और विरासत स्वतः प्राप्त हो जाती हैं। तुमने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा, सिद्धांततः मेरे साथ भी ऐसा होना चाहिए था। लेकिन मैं अंडे के भीतर बहुत लंबे समय तक रहा। उस दौरान मेरे रक्तवंश की शक्ति लगभग समाप्त हो गई थी। पता नहीं क्या दुर्घटना हुई। जब तक कुछ समय पहले मैं डॉ झुंड नहीं बना तब तक मेरे भीतर का रक्तवंश फिर से जागना शुरू ही नहीं हुआ था। असल में मुझे भी कुछ समय पहले ही अपनी असली जाति का पता चला है। लेकिन जैसे जैसे मेरा रक्तवंश जागा एक नई समस्या भी सामने आ गई। अब मेरे शरीर को स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा, दुर्लभ खजानों और उच्च स्तर की औषधियों की पहले से कहीं अधिक जरूरत पड़ने लगी है। इतना कहकर तुम रुक गए और मेडुसा की ओर देखते हुए बोले, क्या तुम इसे महसूस कर सकती हो? अपना पूरा ध्यान केंद्रित करो। आसपास के अंतरिक्ष में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों को महसूस करने की कोशिश करो। आंखें बंद करके अपनी सोल पावर से देखो। मेडुसा ने बिना कुछ कहे आंखें बंद कर लीं और अपनी आत्मिक शक्ति चारों ओर फैला दी। अगले ही पल उसके चेहरे का रंग पूरी तरह बदल गया। उसकी आत्मिक दृष्टि में दिखाई दिया कि तुम्हें केंद्र मानकर कई दर्जन मीटर तक का पूरा आकाश अनगिनत स्पेस वर्म होल्स से भरा हुआ था। चारों ओर फैली स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा उन सुरंगों द्वारा पागलों की तरह खींची जा रही थी और लगातार तुम्हारे शरीर में समा रही थी। यह साधारण साधना द्वारा ऊर्जा सोखना नहीं था। यह तो सीधे सीधे ऊर्जा की लूट थी। मेडुसा ने घबराकर तुरंत आंखें खोल दी। उसके चेहरे पर अविश्वास साफ झलक रहा था। यह भी तुम्हारी जन्मजात शक्ति है। तुमने बेबस होकर सिर हिलाया। हाँ, इसे मेरी जन्मजात क्षमता ही समझ लो। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि मैं इसे बंद नहीं कर सकता। जब मैं छोटा था तब मुझे इसका एहसास भी नहीं होता था। लेकिन डॉ हुआंग बनने के बाद मुझे धीरे धीरे महसूस होने लगा कि मेरे आसपास का अंतरिक्ष हमेशा अजीब तरह से मुड़ा तुड़ा रहता है। ये मेरी इच्छा से नहीं होता। ये मेरे रक्तवंश की शक्ति है जो अपने आप लगातार सक्रिय रहती है और आसपास के अंतरिक्ष को जबरन मोड़ देती है। जैसे इंसान सांस लेना बंद नहीं कर सकता, वैसे ही मेरा शरीर हर पल स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को निगलता रहता है। और जितनी मेरी शक्ति बढ़ती जाती है उतना ही इसका दायरा बढ़ता जाता है और उतनी ही ज्यादा ऊर्जा की भूख भी। मेडुसा अभी स्तब्ध खड़ी थी। उसके चेहरे पर छाया अविश्वास देखकर तुम हल्का सा मुस्कुराए और एक कदम पीछे हटकर बोले, सिर्फ बातें करने से तुम्हें पूरा विश्वास नहीं होगा। आओ एक काम करो, मुझे एक बार करके देखो। मेडुसा चौंक गई। क्या? अपनी पूरी शक्ति से मुझ पर एक बार हमला करो। यह कहते हुए तुमने अपनी छाती की ओर इशारा किया। सच में? मेडुसा ने भौहें से कोड़ ली। सामने वाला भले ही एक डॉझुन था लेकिन बिना कोई बचाव किए वहीं खड़े खड़े हमला सहने की बात उसे बेहद अजीब लगी। तुमने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, पूरी ताकत से वार करो। केवल जब तुम खुद मुझ पर हमला करोगी तभी तुम्हें मेरी शक्ति का एहसास होगा। ऐसी शक्ति जिसका सामना करना लगभग असंभव है। मेडुसा ने और कुछ नहीं कहा। उसने गहरी सांस ली। अगले ही पल उसकी लंबी सुंदर आंखें बर्फ जैसी ठंडी और गंभीर हो गईं। डॉ हुआंग शिखर की भयावह डॉची एक विस्फोट की तरह उसके शरीर से फूट पड़ी। बैंगनी रंग की चमकदार डॉची ने आधे आसमान को रोशनी से भर दिया। मैं आ रही हूं, वह बिजली की तरह तुम्हारी ओर झपटी। उसने अपने शरीर की सारी ताकत और पूरी डॉची को एक ही हथेली में समेट लिया। फिर बिना किसी हिचकिचाहट की पूरी शक्ति से वह हथेली तुम्हारी छाती पर दे मारी। धड़ाम! एक भारी और गूंजती हुई आवाज चारों ओर फैल गई। लेकिन तुम अपनी जगह से जरा भी नहीं हिले। तुमने न तो वार से बचने की कोशिश की और न ही अपने शरीर के चारों ओर सुरक्षात्मक डॉची, रक्षा कवच बनाई। तुमने मेडुसा का वह शक्तिशाली प्रहार बिना किसी प्रतिरोध के सीधे अपनी छाती पर झेल लिया। मेडुसा का यह प्रहार इतना शक्तिशाली था कि उसी स्तर के किसी भी डॉ हुआंग को गंभीर रूप से घायल कर सकता था। लेकिन जैसे ही उसकी हथेली तुम्हारी छाती से टकराई वह पूरी शक्ति मानो हवा में गायब हो गई। न कोई विस्फोट हुआ, न कोई भयंकर टक्कर की आवाज, न ही कोई प्रतिघात। उसकी बैंगनी डॉची ऐसे गायब हो गई मानो समुद्र में गिरती मिट्टी की एक मुट्ठी हो। तुमने बिना कोई हलचल किए उसकी पूरी डॉची को चुपचाप निगल लिया। यहां तक कि सांप मानव जाति के शक्तिशाली शरीर से निकला शारीरिक प्रहार भी तुम्हें जरा सा भी हिला नहीं सका। तुमने नीचे देखा। मेडुसा की हल्की कांपती हुई हथेली अब भी तुम्हारी छाती पर टिकी हुई थी। तुम हल्के से मुस्कुराए और पूछा, अब महसूस हुआ? मेडुसा पूरी तरह जड़ हो गई। उसका दिमाग एकदम खाली पड़ गया था। मेरी मेरी डॉची इसने निगल ली? तुमने उसका हाथ धीरे से पकड़कर उसे वापस अपनी ओर खींच लिया और मुस्कुराकर बोले,
अब समझी, मेरा शरीर मुझसे कम शक्ति वाले लोगों के अधिकांश डॉची हमलों को सीधे निगल सकता है और उन्हें अपनी ऊर्जा में बदल देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे शरीर की मजबूती भी उसी स्तर के लगभग सभी जादुई जीवों से कहीं अधिक है। अभी जो हमला तुमने किया, अगर मैं अपनी डिवॉरिंग एबिलिटी का उपयोग भी न करता, तब भी केवल अपने शरीर की ताकत से उसे झेल सकता था। तुम मुझे जरा सा भी घायल नहीं कर पाती। तुमने मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखा और कहा, अब शायद तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि वास्तव में अजेय शक्ति किससे कहते हैं। काफी देर तक स्तब्ध रहने के बाद मेडुसा ने गहरी सांस ली। उसने अपने मन में उठ रहे तूफान को किसी तरह शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में अब भी गहरा आश्चर्य साफ दिखाई दे रहा था। मेडुसा ने कुछ देर सोचने के बाद पूछा, जो सीध चका के, अगर तुम्हारा सामना तुम्हारे ही स्तर के किसी डॉ झुंड से हो जाए, तो तुम उसके कितने हमले निगल सकते हो? तुमने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए उत्तर दिया, ये तो मैं भी नहीं जानता। आखिर मुझे डॉ झुंड बने अभी सिर्फ आधा महीना ही हुआ है। अभी तक किसी समान स्तर के डॉ झुंड से लड़ने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन पहले के अनुभव के आधार पर कहूं, मैं अक्सर गू कबीले की युवा पीढ़ी से लड़ता था। अपने ही स्तर के विरोधियों के बीच तो हाल यह था कि मैं अकेला ही पूरी टोली के पीछे पड़ जाता था। जहां तक समान स्तर की डॉची को निगलने की बात है, मैंने कभी गिनने की जरूरत ही महसूस नहीं की, क्योंकि उनकी डॉची मेरे लिए नुकसान नहीं, बल्कि लगातार मिलने वाली ऊर्जा थी। अगर कभी उनका कोई हमला मुझे घायल भी कर देता, तो भी मेरे शरीर की पुनर्जीवन रिकवरी क्षमता बेहद शक्तिशाली है। जो ऊर्जा मेरे शरीर पर पड़ती है, उसका अधिकांश हिस्सा मैं सोख लेता हूं, और वही ऊर्जा मेरे घाव भरने में लग जाती है। तुम हल्का सा मुस्कुराए, यानी जब तक सामने वाला लगातार डॉची खर्च करता रहेगा, मैं घायल होने पर भी तुरंत ठीक होता रहूंगा। एक तरफ उनकी शक्ति कम होती जाएगी और दूसरी तरफ मेरी बढ़ती जाएगी। आखिर में मैं अकेला ही उन्हें थका थका कर हरा सकता हूं। यह अनोखा युद्ध करने का तरीका सुनकर मेडुसा पूरी तरह निरुत्तर रह गई। तुम पर हमला करना मतलब तुम्हें ही ऊर्जा देना, और ऊपर से तुम्हारे पास इतनी तेज उपचार शक्ति भी है। ऐसे दुश्मन से आखिर लड़ा कैसे जाए? तुम हंस पड़े। शुरुआत में गू कबीले के वे युवा भी यही सोचते थे कि वे मुझे आसानी से हरा देंगे। वे अक्सर 10-15 लोगों का समूह बनाकर मुझे घेर लेते थे। तुमने अफसोस भरी सांस छोड़ी, लेकिन हर बार वही लोग बुरी तरह पिटते थे। किसी का चेहरा सूज जाता, किसी की नाक टूट जाती। कुछ समय बाद वे समझदार हो गए। अब तो दूर से मुझे देखते ही रास्ता बदल लेते हैं। इतनी तेज भागते हैं जैसे सामने कोई शेर आ गया हो। मेडुसा ने अजीब नजरों से तुम्हें देखा और पूछा, लेकिन तुम हमेशा उन्हीं के पीछे क्यों पड़े रहते थे? क्या उनसे तुम्हारी कोई दुश्मनी थी? गू कबीला तो वही है जिसने तुम्हें पाला पोसा। चाहे तुम कितने भी शरारती रहे हो, फिर भी रोज रोज उनके बच्चों के पीछे पड़ना तो समझ से बाहर है। तुमने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। नहीं, उनसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। तुमने बिल्कुल बेझिझक कहा, मैं तो बस उनकी डॉची सोखना चाहता था। वे सभी उच्च स्तर की हाई लेवल कल्टीवेशन टेक्निक का अभ्यास करते थे, इसलिए उनकी डॉची बेहद शुद्ध होती थी। उसे सोखने में बड़ा मजा आता था, और उन्हें हराने के बाद उनके पास मौजूद दुर्लभ खजाने और औषधियां भी आराम से मिल जाती थीं। हालांकि बूढ़े गू ने कभी संसाधनों की कमी नहीं होने दी, लेकिन मेरे इस अथाह पेट को कभी संतोष नहीं होता था। इसलिए मैं हमेशा कुछ और आध्यात्मिक संसाधन ढूंढता रहता था। स्पैरिंग के नाम पर उनसे लड़ लेता था। इससे मेरी भूख भी मिट जाती थी और उनकी लड़ने की क्षमता भी बढ़ जाती थी। एक तीर से दो निशाने। यह सुनकर मेडुसा पूरी तरह चुप हो गई। उसने सामने खड़े उस युवक को जटिल भावों से देखा। चेहरा किसी स्वर्गीय देवता जैसा सुंदर, लेकिन हरकतें किसी डाकू से कम नहीं थीं। उसी क्षण उसे मानो समझ आ गया कि वॉइड डेवोरिंग ड्रैगन का प्राचीन वंश लगभग पूरी तरह क्यों समाप्त हो गया था और केवल एक अंडा ही प्राचीन खंडहरों में बचा रह गया। अजेय शरीर, हमले झेलते हुए ऊर्जा निगलने की क्षमता, दुश्मन की शक्ति को अपने घाव भरने की ताकत में बदल देने का वरदान। यदि पूरे वंश के पास ऐसी शक्तियां रही हों, तो स्वाभाविक था कि बाकी सभी प्राचीन जातियां उनसे डरने लगती। इतनी असाधारण शक्ति अंततः पूरे संसार की दुश्मनी मोल ले लेती है। मेडुसा ने धीमे स्वर में अपनी आशंका व्यक्त की। मुझे लगता है प्राचीन काल में तुम्हारे वंश की शक्ति इतनी अधिक थी कि बाकी सभी प्राचीन जातियों ने मिलकर उसे नष्ट कर दिया होगा। तुमने सहमति में सिर हिलाया। मैं भी यही सोचता हूं। ऐसी शक्ति जो दूसरों को कोई मौका ही न दे। अगर मैं किसी दूसरे वंश का होता, तो शायद मैं भी शून्य निगलने वाले ड्रैगनों को मिटाने की कोशिश करता। इतना कहकर तुम एक कदम आगे बढ़े। तुमने मुस्कुराते हुए मेडुसा के कंधे पर हाथ रखा और गंभीर चेहरे से बोले, इसलिए मेरी रानी, तुम्हें जल्दी से और ताकतवर बनना होगा। आगे चलकर तुम्हारे पति की रक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह तुम्हारे ऊपर होगी। यह सुनते ही मेडुसा का चेहरा अजीब सा हो गया। मैं तुम्हारी रक्षा करूं? उसके सामने खड़ा व्यक्ति केवल 20 साल की उम्र में डॉ झुंड बन चुका था, और वह स्वयं अभी केवल डॉ हुआंग थी। तुमने पूरी गंभीरता से कहा, बिल्कुल। सोचो जरा, मेरी यह अजीब और बेहद शक्तिशाली क्षमता अगर एक दिन पूरी दुनिया के सामने आ गई, तो पता नहीं कितने लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे, क्योंकि मेरी यह शक्ति लोगों की नजर में चुभेगी। पता नहीं कितने पुराने और शक्तिशाली लोग मुझे पकड़कर मेरे शरीर का रहस्य जानना चाहेंगे, या फिर मुझे हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहेंगे। जैसा कहते हैं, एक शेर भी भेड़ियों के झुंड से हार सकता है। भले ही मैं अकेला 10 लोगों से लड़ लूं, लेकिन अगर 100 या 1000 लोग एक साथ आ जाएं, तो मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगी। ऐसे समय में अगर मैं अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं करूंगा, तो और किस पर करूंगा? तुम्हारी गंभीर बातें सुनकर मेडुसा के होठों पर दबी हुई मुस्कान आखिर फूट पड़ी। हाँ हाँ, उसकी मुस्कान सर्दियों की धूप जैसी गर्म और मनमोहक थी। उस पल उसकी सुंदरता इतनी अद्भुत लग रही थी कि आसपास की धूप भी फीकी पड़ती महसूस हो रही थी। कुछ देर बाद उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या सचमुच ऐसा दिन आएगा?
क्या कभी मैं इतनी शक्तिशाली बन पाऊंगी कि तुम्हारी रक्षा कर सकूं? उसकी आंखों में फिर से आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षा की चमक लौट आई थी। तुमने मुस्कुराकर उसे अपनी बांहों में भर लिया और धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, जरूर आएगा। मुझे तुम्हारी क्षमता पर पूरा विश्वास है। फिर तुमने अपना सिर उसके कंधे पर टिकाते हुए आधे मजाक और आधे गंभीर अंदाज में कहा, लेकिन जब तुम दुनिया की सबसे शक्तिशाली योद्धा बन जाओ तो मुझे भूल मत जाना। मुझे अकेला छोड़कर मत चली जाना, वरना मैं मरकर भी चैन से नहीं सो पाऊंगा। कुछ दिनों तक दोनों ने रास्ते में पहाड़ों, नदियों और सुंदर दृश्यों का आनंद लेते हुए आराम से यात्रा की। इसके बाद तुम मेडुसा को साथ लेकर धीरे धीरे उटान सिटी पहुंच गए। तुम्हारी सलाह पर मेडुसा ने अपना चेहरा घूंघट व्हील से ढक रखा था और ऊपर से एक ढीला काला चोगा भी पहन लिया था। लेकिन उसके सांप मानव शरीर और बैंगनी सांप जैसी पूंछ को पूरी तरह छिपाना असंभव था। ऐसे छोटे और शांत शहर में उसका रूप सभी के लिए कौतूहल का विषय बन गया। शहर में प्रवेश करते ही राहगीरों की भीड़ उनके पीछे लग गई। चारों ओर लोग उंगलियां उठाकर इशारे करने लगे और धीमी आवाज में आपस में बातें करने लगे। मेडुसा का स्वभाव कभी भी शांत या सहनशील नहीं रहा था। वह रेगिस्तान की वह रानी थी जिसने अपने जीवन में अनगिनत युद्ध लड़े थे और कठोर फैसले लेने में कभी नहीं हिचकिचाई। ऐसी रानी ने पहले कभी इस तरह लोगों की भीड़ का तमाशा नहीं झेला था। उसकी आंखें अचानक ठंडी हो गईं। अगले ही क्षण डो हुआंग स्तर की भयानक किलिंग इंटेंट चारों ओर फैलने लगी। भीड़ में खड़े लोगों के चेहरों का रंग एक पल में उड़ गया। भीड़ में मौजूद लोगों को ऐसा महसूस हुआ मानो वे अचानक बर्फीली खाई में गिर गए हों। उनकी सांसें रुक सी गईं और दिल में मौत का भय भर गया। सभी लोग बिजली का झटका लगने की तरह तुरंत पीछे हट गए। अब किसी की हिम्मत नहीं थी कि मेडुसा की ओर दोबारा नजर उठाकर भी देखे। अगर तुम्हारे साथ होने की वजह से वह खुद को ना रोकती तो अपने उग्र स्वभाव के कारण कुछ ही पल पहले बातें बनाने वाले लोग कब के खून के धब्बों में बदल चुके होते। तुमने डरे हुए राहगीरों की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। सीधे मेडुसा को साथ लेकर शाओ फैमिली की हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंच गए। लगभग आधा महीना पहले तुम शून्यर के दूर के रिश्तेदार बनकर यहां आ चुके थे, इसलिए द्वार पर मौजूद प्रबंधक को तुम्हारी शालीन और प्रभावशाली छवि अच्छी तरह याद थी। जैसे ही नौकर ने भीतर जाकर सूचना दी, शाओ परिवार के मुखिया शाओ झां तुरंत अपना काम छोड़कर स्वयं तुम्हारा स्वागत करने बाहर आ गए। जब उन्होंने तुम्हारे साथ खड़ी उस सांप मानव स्त्री को देखा जिसके शरीर से बेहद खतरनाक आभा निकल रही थी, तो उनकी आंखों में एक पल के लिए आश्चर्य झलका, लेकिन उन्होंने समझदारी दिखाते हुए कोई सवाल नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने मुस्कुराकर तुरंत सबसे अच्छे अतिथि कक्ष की व्यवस्था करने का आदेश दिया। शाओ झान के सम्मानपूर्ण व्यवहार के बदले तुमने भी पूरे विनम्र और शिष्ट ढंग से उत्तर दिया। जब तक बात तुम्हारे सिद्धांतों या किसी महत्वपूर्ण हित से जुड़ी न हो, तुम्हारा स्वभाव हमेशा बेहद सभ्य और शांत रहता था। तुम्हारी गरिमामयी उपस्थिति, सलीकेदार व्यवहार और मधुर बातचीत देखकर कोई भी पहली नजर में यही समझता कि तुम किसी प्रतिष्ठित परिवार के शिक्षित और कुलीन युवक हो। कोई यह सोच भी नहीं सकता था कि यही व्यक्ति वह रहस्यमयी डोजुन है जिसकी ताकत से लोग कांपते हैं। इन कुछ दिनों की यात्रा में मेडुसा तुम्हारे स्वभाव को पहले से कहीं बेहतर समझ चुकी थी। जब तुम्हारा मूड अच्छा होता या कोई छोटी मोटी बात होती, तब तुम बेहद सरल और मिलनसार रहते। तुम कभी अपनी डॉ झुंड शक्ति का घमंड नहीं दिखाते थे। रास्ते में अगर कोई बूढ़ा किसान शक्कर की मिठाई तांगहुलू बेचता दिखाई देता तो तुम बड़े सम्मान से उसे सोने के सिक्के देते और फिर उसके साथ खड़े होकर हंसते हुए तांगहुलू भी खाते। इस संसार में जहां इंसानी जान की कीमत घास से भी कम समझी जाती थी, तुम्हारे भीतर ऊंचे दर्जे के योद्धाओं जैसा जरा भी अहंकार नहीं था। लेकिन अगर कोई तुम्हारा मूड खराब कर देता या बॉटम लाइन पार कर देता तो तुम बिना किसी हिचकिचाहट के हाथ उठाते। अगले ही पल भयानक शक्ति आकाश में फैल जाती और सामने वाला व्यक्ति अपने शरीर ही नहीं बल्कि अपनी आत्मा सहित भी शून्य में विलीन हो जाता। तुम्हारे इस अत्यंत सौम्य और अत्यंत भयावह स्वभाव के बीच का यह तीखा अंतर मेडुसा को अजीब नहीं बल्कि और भी अधिक वास्तविक और आकर्षक लगता था। हेलो गाइज, सबसे पहले बताओ ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है? गाइज, इस स्टोरी के जितने भी चैप्टर मुझे मिले थे उन सभी को मैं पहले ही एक्सप्लेन करके आपके लिए अपलोड कर चुका हूं। जैसे ही इसके नए चैप्टर मिलेंगे मैं बिना देर किए आपके लिए उनकी भी वीडियो लेकर आ जाऊंगा। और हाँ, कल से BTTH की ही एक नई और जबरदस्त स्टोरी शुरू होने वाली है, तो उसे मिस मत करना। अब एक बात कहना चाहता हूं। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि भाई पूरी स्टोरी क्यों नहीं करते? भाई, अगर चैप्टर ही अभी रिलीज नहीं हुए हैं तो मैं कहां से लेकर आऊं? इसलिए टेंशन मत लो। जैसे ही नए चैप्टर आएंगे सबसे पहले मैं ही आपके लिए एक्सप्लेन करके अपलोड कर दूंगा। और कुछ लोग बोलते हैं नेक्स्ट पार्ट लाओ नहीं तो अनसब्सक्राइब कर दूंगा। भाई, मैं जानबूझकर लेट नहीं करता। जैसे ही चैप्टर मिलेंगे मैं वीडियो ले आऊंगा। फिर भी अगर किसी को अनसब्सक्राइब करना है तो वो उसकी मर्जी है। मैं बस इतना कहूंगा कि थोड़ा सा भरोसा रखो। अब एक सवाल आप सबसे, आप में से कौन कौन फ्री फायर खेलता है और कौन कौन टूर्नामेंट खेलता है? क्योंकि मैं भी फ्री फायर खेलता हूं। अगर आप लोग चाहो तो मैं एक दूसरा चैनल बनाकर वहां फ्री फायर की लाइव स्ट्रीम करूं। वहां हम साथ में गेम खेलेंगे, मजेदार बातें करेंगे और आप जो भी सवाल पूछना चाहो लाइव में पूछ सकते हो। तो कमेंट करके जरूर बताना कि कौन कौन फ्री फायर खेलता है और क्या आप लोग लाइव स्ट्रीम देखना चाहेंगे। और आखिर में बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट, शेयर करके पूरा हाइप कर दो। जितना ज्यादा आप लोग सपोर्ट करोगे उतना ही मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं आपके लिए जल्दी जल्दी नेक्स्ट पार्ट्स और नई स्टोरीज लेकर आता रहूंगा। थैंक यू गाइज, लव यू ऑल।